हेलो गाइस, वेलकम इन क्यूफिक्स अप्लायंस रिपेयर। आज आप देखेंगे हमारे सामने एक ये बोर्ड है। ये कैरियर कंपनी का आउटडोर यूनिट का बोर्ड है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है इस बोर्ड के अंदर वो है कम्युनिकेशन का एरर जो है ये शो करता है। ये आप देखेंगे ये इसकी इंडोर की डिस्प्ले है। यहाँ पर E1 का एरर शो करता है और ये जो है इसकी इंडोर की PCB है, इंडोर यूनिट की, जो कि अभी हमने यहाँ पर कनेक्ट कर रखी है पूरे सिस्टम के साथ। कंप्रेसर वगैरह सभी चीज़ें जो है वो अटैच है अभी। सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर जो एरर है वो कम्युनिकेशन का है या और भी कोई प्रॉब्लम है। और जो भी इसके अंदर प्रॉब्लम होगी कम्युनिकेशन से रिलेटेड उसको हम सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको भी सप्लाई देते हैं। ये आप देखेंगे ये इसकी इंडोर की डिस्प्ले है। मैं इसको अभी सप्लाई दे रहा हूँ। यहाँ पर हमने इसको सप्लाई दे दी है। इंडोर में जो टच बटन होता है उससे हम इसको ऑन करेंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं 24 डिग्री टेम्परेचर पे ये सेट है। यहाँ पर इसको हम रख लेते हैं ताकि एरर जो है आएगा तो आपको दिख जाएगा। ये इसकी ब्लोअर मोटर है जो कि अभी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम कुछ समय वेट करेंगे क्योंकि कम्युनिकेशन का एरर 3 से 5 मिनट के अंदर आएगा इस बोर्ड में और उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। तो अभी वेट करते हैं एरर आने का। तो यहाँ पर एरर आ चुका है, मतलब इसको सिग्नल या तो मिल नहीं रहा है या ये इससे इंडोर की जो है कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से एरर तो यहाँ आ चुका है। अब पता नहीं है एरर किस चीज़ का दिखा रहा है। जब तक डिस्प्ले पे नहीं आएगा हम इसको ऑन ही रखेंगे और डिस्प्ले पे आने के बाद जो है हम इसको देखेंगे किस चीज़ का एरर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें E1 का एरर शो कर चुका है ये बोर्ड। तो E1 का एरर कम्युनिकेशन का ही एरर है इस बोर्ड का, इस कैरियर की कंपनी के हिसाब से। तो प्रॉब्लम हमें पता चल चुकी है कि कम्युनिकेशन का एरर है। अब सबसे पहले इसको रिपेयर करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो कम्युनिकेशन का सर्किट है वो वर्क कैसे करता है इस बोर्ड के अंदर, जिससे कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है कम्युनिकेशन से रिलेटेड तो जो तरीके हम यूज़ करते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। आपको उसके हिसाब से ही जो है कोई भी बोर्ड को रेक्टिफाई करना है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है इसका वर्किंग समझा देता हूँ। सबसे पहले जो है हम इसका बोर्ड का सप्लाई निकाल देते हैं। बोर्ड की सप्लाई हमने निकाल दी है, इसको हम साइड में कर देते हैं एक बार के लिए। तो अगर हमें कम्युनिकेशन को समझना है और इजी वे में समझना है तो आपको मैं अभी यहाँ पर आप समझ लीजिए, ये यहाँ पर आपका एक MCU है, ये इंडोर का MCU है, ये आपका आउटडोर का MCU है। बेसिकली होता क्या है, कम्युनिकेशन जो सर्किट है वो 2 टाइप्स के होते हैं। सर्किट कुछ भी हो, काम एक ही होगा। अब आप पूछेंगे कि कितने टाइप के, तो मैंने बताया जैसे कि 2 टाइप के। तो एक होता है 1 वे कम्युनिकेशन, एक होता है 2 वे कम्युनिकेशन। अब ज़्यादातर तो हम लोग यूज़ करते हैं 2 वे कम्युनिकेशन का और 1 वे कम्युनिकेशन का हम लोग कम से कम यूज़ होता है। सर्किट जो भी कंपनी डिज़ाइन करती है अपने हिसाब से वो ये सर्किट बनाती है। 1 वे कम्युनिकेशन सैमसंग के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है आपको, और ज़्यादातर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो 2 वे कम्युनिकेशन है। 2 वे कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि इंडोर भी बोल सकता है, अगर इंडोर बोलेगा तो आउटडोर सुनेगा और अगर आउटडोर बोलेगा तो इंडोर सुनेगा। तो ये जो कम्युनिकेशन है इसको बोला जाता है 2 वे कम्युनिकेशन। अब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर एक तो मास्टर PCB है, एक स्लैब है। मास्टर PCB अगर यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई प्रोग्राम किया सेट कि आपको टेम्परेचर चाहिए 24 डिग्री सेल्सियस, तो अगर उस समय टेम्परेचर आपका ऑलरेडी ज़्यादा है तो ये MCU जो है एक सिग्नल भेजेगा आपके आउटडोर यूनिट तक
और आउटडोर को बताएगा कि कस्टमर को 24 डिग्री टेम्परेचर को है जो अचीव करना है, तो आपको ये वाला काम करना पड़ेगा, आपको कंप्रेसर स्टार्ट करना पड़ेगा। उस समय जो आपका आउटडोर यूनिट होगा, सबसे पहले वो अपने आप को टेस्ट करेगा कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर मान लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये इसकी बात सुनेगा और ये अपना काम करने लग जाएगा। जिस समय ये सारे सेंसर मॉनिटर करता है हमारा सर्किट, मान लेते हैं अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई, तो आपका आउटडोर यूनिट जो है यहाँ से एक सिग्नल बनाएगा और इंडोर को भेजेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक बार जो इंडोर से आउटडोर पे सिग्नल आया है और दोबारा आउटडोर से इंडोर पे सिग्नल आया है, तो ये भेज सकता है। तो ये जब ये भेजेगा तो ये उसको रिसीव करके सुनेगा, और जब ये भेजेगा तो ये सुनेगा। भेजने को हम बोलते हैं कि ये TX है, और जो हम सुनते हैं उसको हम बोलते हैं RX है। अभी जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप अभी सुन रहे हैं, तो आप अभी रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पर जो सर्किट है ये 2 वे कम्युनिकेशन कहलाता है। अगर हम इसको 1 वे की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि केवल एक तरफ से ही बात हो पाती है। जैसे कि आपका इंडोर से अगर कोई जो ये टेम्परेचर आपको अचीव करना है, तो ये सिग्नल भेजेगा MCU, आपका जो MCU है वो आउटडोर को भेज देगा, TX करेगा, और MCU इसको RX करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो इसका जो डाटा है वो इंडोर तक नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें 1 वे कम्युनिकेशन का यूज़ होता है। केवल इंडोर आउटडोर को सिग्नल भेज सकता है, लेकिन आउटडोर इंडोर को नहीं भेजेगा। ये 1 वे कम्युनिकेशन होता है। तो इस तरीके से जो है, अगर 1 वे कम्युनिकेशन है तो इसका एक TX पॉइंट होगा और इसका एक RX पॉइंट होगा। ये तो 1 वे कम्युनिकेशन में हो गया। और अगर यहाँ पर हम इसको दोनों ही चीज़ें हो रही है, इसने यहाँ से TX किया तो इसने TX किया तो इसने इसको RX कर लिया, और फिर इसने यहाँ से भेजा तो ये इसने TX किया और इसने RX हो गया, इसने रिसीव कर लिया। तो ये जो सिस्टम होता है ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है। ज़्यादातर सर्किट में हम लोग 2 वे कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। अब सर्किट चाहे कोई भी हो, कहानी लास्ट में आकर के यही बनने वाली है आपकी। अब सर्किट तो कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि 1 वे मैंने बताया, 1 वे है, 2 वे है। अब इंडक्टर के थ्रू आपका कम्युनिकेशन बनता है, आपका कपलर के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। तो कई सारे सर्किट आपके पास आमने सामने आ सकते हैं। डायोड के थ्रू भी होता है। तो हमें जो है अभी इस जो हमारे पास जो बोर्ड आया है, इसके अंदर जो सर्किट है उसकी बात करा जाए। तो अगर हम हमारे सर्किट की बात करें, तो इसके अंदर जो कम्युनिकेशन है वो ये वाला कम्युनिकेशन है, 2 वे कम्युनिकेशन। अब देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो इंडोर का MCU है, आपने इसको कमांड दिया इंडोर को रिमोट से कि आपको जो टेम्परेचर है वो 24 डिग्री सेल्सियस पे चाहिए। तो यहाँ से ये एक सिग्नल भेजेगा और ये सिग्नल भेज के इसको बताएगा कि हमें ये वाला काम करना है। यहाँ पर इसने इसको वर्क किया और यहाँ पर इसने इसका रिप्लाई किया कि हाँ, मैंने अपना काम जो है स्टार्ट कर दिया है। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है आपके आउटडोर में, मान लेते हैं कि इसका कोई सेंसर ओपन है, जिसके हम बोलेंगे इसके पैर में दर्द हो गया है, तो ये क्या करेगा, ये एक कोड बनाएगा, बाइनरी कोड। जैसे कि मैं अभी आपसे बोलूँ कि मुझे पेट में दर्द हो गया है, तो ये भी उस तरीके से क्या करेगा कि ये बताएगा कि भाई मेरे जो है पैर में दर्द हो गया है, मैं आज ये वाला काम नहीं कर पाऊँगा। तो हमारा जो इस सिग्नल इसने भेजा था वो MCU को रीड करेगा, और रीड करने के बाद उसका एक यूज़र एरर कोड बनाएगा, जो कि आपको डिस्प्ले पे देखने के लिए मिलता है। तो अभी ऐसा हो सकता है कि ये इसको बोल रहा हो बट ये सुन नहीं पा रहा हो, बट ये सुन नहीं पा रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये बोल रहा हो और ये सुन नहीं पा रहा हो, या ये बोल रहा हो ये नहीं सुन पा रहा हो। दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। अब जैसे कि मान लेते हैं 2 आदमी हैं, आप समझ लीजिए ये दोनों आदमी ही हैं। अब जब सबसे पहले किसी एक को बात करना ज़रूरी है, तभी बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर इंडोर या आउटडोर, कंपनी के हिसाब से डिपेंड होता है ये चीज़, या तो इंडोर या आउटडोर। सबसे पहले कौन बात करेगा? हम बोलते हैं कि सबसे पहले इंडोर बात करेगा, मतलब ये आउटडोर को बोलेगा हेलो। उसके बाद इसके, अब ये हमारे ज़रा तो बोलेगा नहीं कि हेलो,
ये एक कोड बनाएगा। जैसे हमारी एक लैंग्वेज होती है बात करने की, हम हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, उर्दू में बात करते हैं, तो यहाँ पर भी जो है एक लैंग्वेज होती है इसकी, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी कोड। जैसे हम लोग इंग्लिश में ए से लेके जेड तक 26 अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं, वैसे ही यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए जो इनकी लैंग्वेज है बाइनरी कोड, उसके अंदर 2 ही डिजिट होते हैं, एक 0 एक 1। ये पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि पॉइंट भी एक आपकी होती है जो मोर्स कोड में यूज़ होती है। अब जो ये बाइनरी कोड है ये यहाँ से यहाँ जो बाइनरी कोड है ये यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ ट्रैवल करते हैं 2 वे कम्युनिकेशन में। अभी ये जो 0 और 1 है ये बेसिकली ये आपका 0 और ये 1 हो गया। इसको हम एक कोड के साथ समझ लेते हैं कि इसने इंडोर ने आउटडोर को बोला हेलो, इसको समझ लेते हैं इस तरीके से। मान लेते हैं ये कोड है 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 फिर 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0। मान लेते हैं ये एक इसका डेटा है और इस डेटा का मतलब है हेलो। अब सबसे पहले जब भी आप एसी को सप्लाई देते हैं, इंडोर और आउटडोर में जब सप्लाई जाती है, तो सबसे पहला जो बात करेगा उसको हम बोलते हैं कि वो ट्रांसमिट मोड पे होता है उस समय। और जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ तो आपके कान खुले होंगे, आप अभी उसको रिसीव करेंगे। उसी तरीके से क्या होता है, जो सबसे पहले बात करेगा वो ट्रांसमिट करेगा और इसके कान खुले होंगे, इसको हम बोलेंगे ये रिसीविंग मोड पे होगा, RX मोड या रिसीविंग मोड, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब इसी का ये जो यहाँ पर हेलो इसका मतलब था, जैसे कि आर्मी के अंदर भी ये चीज़ होती है, वो लोग अपनी उनकी एक लैंग्वेज होती है ताकि उनको कोई क्रैक ना कर पाए उसके लैंग्वेज को कि कहना क्या चाह रहा है वो। वैसे ही यहाँ पर भी इनकी एक लैंग्वेज है, ये एक डेटा है, इसका मतलब हेलो है। ये हेलो अब क्या होगा कि ये इंडोर ने भेजा मान लेते हैं आउटडोर को, तो आउटडोर ने इसको रिसीव कर लिया और रिसीव करने के बाद इसने इस कोड को पढ़ा और इसको समझ में आया कि ये मुझे हेलो बोल रहा है। उसी के रिप्लाई में आपका जो आउटडोर का MCU है ये इसको रीड करेगा और इसके रिप्लाई में ये इसको भी हेलो बोलेगा या हाय बोलेगा, जो भी है। इस तरीके से कम्युनिकेशन चलता है। अब मान लेते हैं कि आपके पास इंडोर जो है वो बात कर रहा है हिंदी में और आउटडोर बात कर रहा है आपका इंग्लिश में, तो ये दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझ पाएंगे। इसको बोलते हैं कि ये मिसमैच हो गया। सेम टू सेम ऐसा होता है कि हमारा जब कोई एसी है हम दूसरी कंपनी का लेते हैं तो उसमें हेलो का कोई और कोड होगा। ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो कि समझने वाली बात है। हमें ले दे करके क्या समझना है, हमें ये समझना है कि लास्ट में लास्ट में जो भी हमारे पास होगा उसको कैसे ट्रेस आउट करेंगे हम लोग। ये एक MCU था हमारा इंडोर का, ये एक MCU था आउटडोर का। ये यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ पर ये TX करेगा, आपका इंडोर जो है ये ट्रांसमिट करेगा, मतलब हेलो बोलेगा इसके लिए, और इसको सुन करके इसने इसका रिप्लाई किया यहाँ पर। तो दोनों के ही TX RX, इसका RX इसका TX, ये दोनों ही MCU के अंदर होंगे 2 वे कम्युनिकेशन में। आपको ये फिगर आउट करना है कि ये कहाँ पर है, ये आपको ट्रेस करना पड़ेगा बोर्ड में। अगर ये यहाँ से सिग्नल भेज रहा है और ये इसको रिसीव भी कर रहा है, बस किसी कारण से यहाँ सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा है, तो उस समय भी कम्युनिकेशन का एरर आएगा। तो ये
आपको दोनों पॉइंट चेक करने हैं। अगर आपके पास DSO है तो अच्छी बात है, कि अगर नहीं है तो आप मल्टीमीटर से जो है वेरी वोल्टेज चेक कर सकते हैं, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। अभी मैं आपको, ज़्यादातर लोगों के पास DSO नहीं होता है, तो मैं मल्टीमीटर पे आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कैसे आपको टेस्ट करना है। अब ये तो आप समझ गए कि ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इस तरीके से इनकी एक लैंग्वेज भी है जो मैंने आपको बता दी है। बाइनरी कोड होती है, 0 और 1 2 डिजिट होता है। अब क्या होता है कि मान लेते हैं इंडोर यहाँ लगा हुआ है आपका नीचे, ये आपका आउटडोर है, ये लगा हुआ है 5 मंजिल, हाइट इसकी जो है वो 50 फीट मान लेते हैं, 50 फीट दूर लगा है। अब क्या होता है, ये जो सिग्नल होता है जो MCU से निकलता है, ये काफ़ी, इसका जो हम बोलेंगे कि इसमें करंट बिल्कुल ही नॉमिनल माइक्रो एम्पियर में ये सिग्नल आउटपुट करता है MCU, क्योंकि ये जितना करंट इनपुट ले रहा है, लीनियर मोनोलिथिक सर्किट होता है ये, उतना ही करंट उसके अंदर में आउटपुट कर पाएगा। तो ये जो करंट है ये लंबी दूरी के लिए नहीं है, क्योंकि अगर ये यहाँ से यहाँ हम एक वायर लगाएंगे तो इसकी भी रेजिस्टेंस होगी कुछ इस वायर की, तो हमारा जो सिग्नल है वो ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग इस सिग्नल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, मतलब 50 फीट जो हाइट 50 फीट जो हमारी दूरी हो गई है इंडोर और आउटडोर के बीच में, इसको मैं यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन बैंक का। हमें वोल्टेज चाहिए होता है, एक पावर चाहिए होता है हमें इस सिग्नल को पुश करने के लिए, इंडोर टू आउटडोर, आउटडोर टू इंडोर। अब देखिए, हो सकता है कंपनी के हिसाब से आपका जो बैंक है, कम्युनिकेशन बैंक का मतलब मैं एक्सटर्नल सप्लाई बोल रहा हूँ जो कि कम्युनिकेशन के लिए चाहिए होती है SMPS के अलावा। अब SMPS के अलावा बक कन्वर्टर भी बना सकता है कंपनी वाले, और आपका SMPS से भी एक सेकेंडरी आउटपुट ले सकते हैं, या फिर नॉर्मल रेजिस्टेंस से करंट लिमिट करा करके भी बैंक बनाया जा सकता है AC लाइन से। यहाँ पर होता क्या है कि आप समझ लीजिए 2 डायोड लगे हुए हैं, इस तरीके से आपको ज़्यादातर केस में ये डायोड मिलेंगे। डायोड जो है आपका एक, ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये रिवर्स बायस है, ये भी यहाँ से रिवर्स बायस है। यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप नेगेटिव देंगे तो नेगेटिव यहाँ से पास हो सकता है, यहाँ से आपको पॉजिटिव देना पड़ेगा, यहाँ से ये यहाँ पास हो जाएगा। नेगेटिव हमारे वोल्ट सर्किट में कहीं होता नहीं है, मतलब हम लोग नेगेटिव वोल्टेज का जो यूज़ है वो नहीं करते हैं SMPS के आउटपुट में ज़्यादातर। तो यहाँ पर जो नेगेटिव होता है वो न्यूट्रल का लिया जाता है, ताकि न्यूट्रल में जो नेगेटिव साइकिल है उसको स्विच करवा करके आउटपुट से डाटा बनाया जा सके कपलर के थ्रू। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डायोड लगा हुआ है ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई आपको, जैसे मान लेते हैं ये आउटडोर है, ये आपका इंडोर है। अब आपका जो ये आप देखेंगे ये फॉरवर्ड बायस हो गया, मतलब आउटडोर जो है आपका सिग्नल जब भी आउटपुट करेगा वो पॉजिटिव होगा, और वो डाटा यहाँ से जाएगा इस डायोड के अंदर से, वापस से ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आउट हो जाएगा। यहाँ पर आउटडोर ने जो सिग्नल भेजा वो पॉजिटिव था, इंडोर ने जो सिग्नल लिया वो भी पॉजिटिव हुआ। लेकिन जब इंडोर भेजेगा तो क्योंकि पॉजिटिव यहाँ से अब जा नहीं पाएगा, तो नेगेटिव यहाँ से जाएगा, न्यूट्रल का नेगेटिव जाएगा, और यहाँ पर जा कर के कपलर को ऑन करेगा। कपलर जो सा भी सिस्टम इसका बना होगा, ये सर्किट डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं, सिग्नल जाएगा और यहाँ पर जो है आउटडोर नेगेटिव सिग्नल इनपुट करेगा। तो ये 2 टाइप से, ये 2 चीज़ें आपको देखनी है, डायोड कौन सी बायस में लगा हुआ है, कंपनी के हिसाब से ये अलग अलग हो सकता है। अब हम लोग बात कर रहे थे बैंक के बारे में, तो जो नेगेटिव मैंने आपको बता दिया, न्यूट्रल क्यों यूज़ है यहाँ पर, न्यूट्रल का क्या अहम रोल है, वो इस डायोड को फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए यहाँ पर काम ले जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव को। अब इसको हम लोग एक बार बोर्ड के ऊपर देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं किस हिसाब से यहाँ पर काम हो रहा है। ये जो सर्किट है जो मैंने अभी आपको बताया, ये फंडामेंटल वर्किंग है। अगर इसकी थ्योरी पे जाएंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी आप लोगों के लिए। तो आप सबसे पहले ये देखिए, मैं मल्टीमीटर को यहाँ पर रख लेता हूँ एक बार। मल्टीमीटर यहाँ पर रख लेते हैं और इसको ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये कपलर यहाँ पर लगे हुए हैं, 2 कपलर लगे हुए हैं, जिसका एनोड और कैथोड
मतलब 1 और 2 नंबर जो पिन है वो MCU की तरफ हो, आप समझ लीजिए ये TX के लिए लगा हुआ है। सेम टू सेम आपको इंडोर में भी देखना है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी कपलर लगा हुआ है, ये 2 कपलर लगे हुए हैं, ये आपके कम्युनिकेशन के लिए लगे हुए हैं। मैंने आपको बताया जिसका एनोड और कैथोड आपका 1 और 2 नंबर पिन MCU की तरफ हो वो TX है। तो इसका जो आप देखेंगे TX, ये 1 नंबर पिन यहाँ पर है, ये डॉट आप देख सकते हैं, यहाँ पर डॉट का निशान बना हुआ है। इसकी 1 और 2 नंबर पिन MCU की तरफ हो गई एक, और इसकी एक 1 और 2 उस तरफ हो गई। तो वहाँ से तो रिसीव होगा सिग्नल और यहाँ से ट्रांसमिट होगा, यहाँ से ये बोलेगा और यहाँ से ये सुनेगा। अब उसी तरीके से यहाँ पे भी है सेम टू सेम कंडीशन, ये आपका बोलेगा तो ये इसका रिसीव करेगा, ये सुनेगा। अब सबसे पहले क्या है, कौन हेलो बोलेगा वो आपको देखना है। या तो आउटडोर सबसे पहले हेलो बोलेगा या इंडोर बोलेगा। उसके साथ में आपको देखना है कि कम्युनिकेशन के लिए जो बैंक है वो कहाँ बना हुआ है। अब जैसे आप देखेंगे इस बोर्ड के अंदर यहाँ पर आपको कैप्चर से आइडिया लग जाएगा कि बैंक कहाँ पर है, ये कैप्चर आपको देखना है। अब यहाँ पर जो नेगेटिव इसका जाता है वो न्यूट्रल का है, तो यहाँ पर ये न्यूट्रल का वायर आप देखेंगे, ये न्यूट्रल का वायर इस जगह पे है हमारे पास। इसका नेगेटिव सीधा इस कैप्चर के नेगेटिव से जुड़ा होगा। ये उल्टा भी हो सकता है अलग अलग बोर्ड के हिसाब से, लेकिन ज़्यादातर केस में इसका जो नेगेटिव है, इस कैप्चर का नेगेटिव इसके न्यूट्रल के साथ अटैच होगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन बैंक को बनाने के लिए, मतलब एक्स्ट्रा जो वोल्टेज हमें चाहिए होते हैं सिग्नल को पुश करने के लिए, वो या तो SMPS के आउटपुट से बनाया जा सकता है जैसे मित्सुबिशी में होता है, और या फिर एक बक कन्वर्टर सर्किट SMPS के अलावा एक बक कन्वर्टर सर्किट में बनाया जाए जो कि LG में होता है, और भी कई 2-4 कंपनियां जिसके अंदर बक कन्वर्टर बना होता है अलग से कम्युनिकेशन के लिए। या फिर डायरेक्ट फेस वाली जो लाइन है आपकी, ये फेस है, यहाँ से हाफ फेस बना करके डायोड लगा करके और रजिस्टर लगा करके करंट लिमिट करा करके डिवाइडर बना करके इस कैप्चर को चार्ज किया जाए और बैंक बनाया जाए। तो कहानी कुछ भी हो सकती है, आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी कि भाई कहाँ पर कौन सा सर्किट एप्लीकेबल है जो कंपनी ने बनाया है। हम लोग अभी क्या देखेंगे, ये देखेंगे, ये इसका S है, यहाँ सीरियल कम्युनिकेशन का वायर है ये वाला, ये आपका लाइन है, ये आपका न्यूट्रल है। अब अगर बैंक आपका आउटडोर में बना है तो इंडोर में नहीं बने होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो किसी प्रकार का कोई कैप्चर नहीं है इसके कम्युनिकेशन सर्किट के आसपास। इसका मतलब इसका बैंक जो है आउटडोर में है। मतलब आप इससे ये समझ लीजिए कि जो हमारा बैंक इसके पास है, अब ये जो बैंक है, जैसे सिग्नल यहाँ पर छोटा सिग्नल आएगा, ये कपलर के थ्रू हाई इंसुलेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर AC न्यूट्रल सप्लाई होती है या फिर हाई वोल्टेज होते हैं तो वो हमारे MCU तक नहीं पहुँच सके, तो यहाँ पर हाई इंसुलेशन के लिए कपलर का यूज़ किया जाता है। कहीं कहीं पे कपलर का यूज़ होता भी नहीं है, तो ज़्यादातर केस में तो कपलर का यूज़ होता है, तो आपको इसी सर्किट को ज़्यादा समझना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो कम्युनिकेशन का वायर है इसको हम ट्रेस आउट करेंगे। ये मल्टीमीटर हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं, इसको बजर मोड पर सेट कर लेते हैं। ये आप डायोड देखेंगे, ये कम्युनिकेशन से वायर से जुड़ा हुआ है सीधा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इसका कैथोड है, मतलब ये यहाँ पर इसका एनोड हो गया, ये इस तरफ से फॉरवर्ड बायस हो गया, मतलब यहाँ से आउटडोर जो है वो पॉजिटिव सिग्नल भेजेगा इंडोर के लिए, और वहाँ से जो सिग्नल आएगा वो इसी वायर से आएगा नेगेटिव, न्यूट्रल का नेगेटिव यहाँ से आएगा और ये एंटर करेगा और इस कपलर के, अब आपको देखना है कौन सी चीज़ हाई है कौन सी चीज़ लो है। अब यहाँ पर जो बैंक बनाया गया है वो ना तो SMPS से बनाया गया है ना बक कन्वर्टर से, यहाँ से सीधा डायोड ला करके हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज़ करके, और ये जो रजिस्टर है करंट लिमिट वोल्टेज स्टेप डाउन करने के लिए यहाँ पर लगाया है। तो ये जो रजिस्टर लग रही है आप देख सकते हैं, ये रजिस्टर इसलिए लग रही है। अभी हम लोग चेक करेंगे कि अब न्यूट्रल का तो हमने इस कैप्चर के नेगेटिव पे चार्ज कर लिया है, और सॉरी न्यूट्रल ये है, न्यूट्रल का जो नेगेटिव है वो सीधा कैप्चर के नेगेटिव पे हम ले गए हैं। अब जो पॉजिटिव बनाएंगे वो फेस से बनाएंगे, तो ये फेस वाला वायर है, ये इस रजिस्टर पे आया है, इस रजिस्टर से यहाँ पर आएगा, फिर ये रजिस्टर और लगेगी, ये ऐसे करके सीरीज़ में रजिस्टर ला करके फिर एक डायोड लगाएंगे हम लोग, ये डायोड यहाँ पर लग चुका है, और एक न्यूट्रल से डायोड लगाएंगे, एक रजिस्टर हम लोग न्यूट्रल से लगाएंगे ताकि हम लोग इसके लिए लोड क्रिएट कर सकें। इस रजिस्टर के लिए 100 की रजिस्टर यहाँ पर लोड के लिए लगी हुई है। इसका हमारे पास सर्किट डायग्राम है बोर्ड का,
तो जो भी कोई बोर्ड हो आपके पास, अगर आपको समझ में कम आता है तो आप उसका डायग्राम बनाएं और उसको समझने की कोशिश करें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अब हमें ये देखना है कि कम्युनिकेशन के लिए हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि इसके बैंक के वोल्टेज यहाँ पर बन रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि कोई रजिस्टर या कोई डायोड वगैरह आपके ख़राब हो गए तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं बन पाएंगे, तो उस केस में इसका सिग्नल इंडोर तक और इंडोर का सिग्नल आउटडोर तक नहीं पहुँचेगा। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि इस बैंक पे वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं। तो इसके लिए हमें इसको वापस से सप्लाई देनी पड़ेगी। हम लोग क्या करेंगे, ये एक जो डायोड लगा हुआ है ये सीधा इस कैप्चर के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, मतलब न्यूट्रल से जुड़ा हुआ है। बज़र मोड पे मल्टीमीटर है हमारा, हम यहाँ पर इसको रखेंगे और यहाँ पर चेक कर लेंगे। ठीक है, रजिस्टर जो है 100K की ये भी यहाँ पर लगी हुई है, इसको भी यहाँ पर हमने न्यूट्रल मतलब नेगेटिव से लगी हुई है। और ये जो डायोड आ रहा है ये इस रजिस्टर के बाद इसको रेक्टिफाई करेगा, एसी को डीसी सप्लाई आउटपुट करेगा यहाँ से, और इस कैप्चर के पॉजिटिव पे चार्ज करेगा। ये कैप्चर का पॉजिटिव है रजिस्टर के दूसरी तरफ। तो ये रजिस्टर हमारी जो आ गई है नेगेटिव से, ये और यहाँ से जो रजिस्टर आ गई है ये डिवाइडर का काम करेगी और करंट लिमिट करके वोल्टेज डाउन होंगे और यहाँ पर कैप्चर चार्ज करा दिया जाएगा। और यही जो कैप्चर चार्ज है इसको यूज़ किया जाएगा कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ पर आप कैप्चर की वैल्यू देख के पता कर सकते हैं कि कितने वोल्ट का यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन होगा। जैसे ये 100 वोल्ट का कैप्चर यहाँ पर लगा हुआ है। बेसिकली कम्युनिकेशन 15 वोल्ट से लेकर के अंडर 100 वोल्ट के बीच में जो है कम्युनिकेशन होता है ज़्यादातर सर्किट में। तो 15 वोल्ट टू 100 वोल्ट आप एक कंसिडर कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन होगा। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो सर्किट है वो किस तरीके से बनाया हुआ है। तो यहाँ पर 100 वोल्ट का कैप्चर लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कैप्चर पे कितने वोल्ट है वो मेज़र करेंगे और फिर हम इन दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है उसको भी हम कंसिडर करेंगे। आउटडोर नहीं सुन पा रहा है या इंडोर नहीं सुन पा रहा है, इसको भी जस्टिफाई करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको अभी सप्लाई दे देता हूँ आगे की चीज़ें चेक करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी इंडोर की पीसीबी ऑन हो गई है। मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे सेट करेंगे। यहाँ पर हमारा डायोड का कैथोड है जो कि एसी सप्लाई जो आएगी उसको डीसी पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा और पॉजिटिव पे हम एक प्रॉब रखेंगे। और ये जो डायोड लगा हुआ है ये न्यूट्रल से लग रहा है, इस तरफ इसके न्यूट्रल है, तो यहाँ पर हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे ये जो लाइट है ये नहीं आई है, मतलब अभी इंडोर ने आउटडोर की रिले ऑन नहीं की है। जो बीच में इंडोर में रिले लगी रहती है अब ये ऑन हो चुकी है। अभी आवाज़ आई, आपने देखा, अभी यहाँ पर लाइट आ गई है। तो हम लोग यहाँ पर अब रखेंगे पॉजिटिव और यहाँ पे रखेंगे इसके ये न्यूट्रल पर। तो यहाँ पर देखेंगे 57 वोल्ट और ये 58 वोल्ट के आसपास यहाँ पर जो है वोल्टेज वो बन रहे हैं। ये जो 58 वोल्ट बन रहे हैं, अब यहाँ पर कैप्चर 100 वोल्ट का लगा हुआ था, तो ये तो है कि नहीं भाई हम 100 वोल्ट का कैप्चर है तो 100 वोल्ट ही बनाएंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा 50 to 40% का रेशो रखते हैं सर्किट में। तो ये जो सर्किट है ये 58 वोल्ट पे कम्युनिकेशन करेगा इंडोर से। इसको बोला जाता है कि ये जो बैंक है ये हेल्प करेगा इस सिग्नल को बूस्ट करने में, ट्रैवल कराने के लिए इधर से उधर। अब क्या देखना है हमें, ये जो आपको यहाँ पर समझना है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इस पीसीबी की रिक्वायरमेंट क्या है, इस कपलर की रिक्वायरमेंट क्या है और इंडोर में जो कपलर लगे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि बिना चेक किए जो टेक्नीशियंस हैं वो इन कपलर को चेंज कर देते हैं, जबकि ये रेयरली केस में ही ख़राब होते हैं, हमेशा ख़राब नहीं होते, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मल्टीमीटर हमने डीसी पे सेट कर रखा है। हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि जो TX वाला पॉइंट है या जो RX वाला पॉइंट है वहाँ पर क्या है, कौन रिसीविंग मोड पे है और कौन ट्रांसमिट मोड पे है। क्योंकि अगर मान लेते हैं आउटडोर बोलेगा इंडोर से सबसे पहले हेलो, तो इंडोर उसको सुनने के लिए रेडी होगा, जिसको हम बोलेंगे ये RX मोड पे है, रिसीविंग मोड पे है। या फिर इंडोर आउटडोर से बोलेगा तो ये रिसीविंग मोड पे होगा और वो होगा जो ट्रांसमिट मोड पे होगा। तो यहाँ पर ये जो कपलर है इसका आप देखेंगे तो एनोड और कैथोड जो है ये बाहर की तरफ है, मतलब MCU की तरफ नहीं है, बैंक की तरफ है, कम्युनिकेशन के सर्किट की तरफ है। तो यहाँ पर हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे इसके इस जगह पर। तो आप देखेंगे ये 1 वोल्ट जो है ये स्टेबल है।
अब यहाँ पर आपके कलेक्टर और एमीटर के बीच में 1 वोल्ट है, इसका मतलब है आगे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, क्योंकि इस ट्रांजिस्टर को स्विचिंग करवाना है तो इसके बेस पे 700 मिली वोल्ट हम लोग देंगे। तो ये 1 वोल्ट जो है यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लग रहा है इसको स्विचिंग को कंट्रोल करने के लिए लगा है। स्विचिंग कंट्रोल क्या होगा कि इसके एमीटर पे यहाँ पर ग्राउंड है, मल्टीमीटर से चेक करेंगे एक बार, ये इसका एमीटर हो गया, ये इसका कलेक्टर है, ये एमीटर हो गया। हमने यहाँ पर जो है ब्रिज के नेगेटिव से पकड़ लिया, तो यहाँ पर जो है हमारे पास अभी एमीटर पे इसके ग्राउंड खड़ा है। अब इसके कलेक्टर पर ये जो हमारा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर है, इसके बेस से रजिस्टर के थ्रू लिंक्ड होगा। अब होगा क्या कि इसके बेस पर अब ये NPN ट्रांजिस्टर होगा। NPN मतलब इसके बेस को पॉजिटिव चाहिएगा, क्योंकि सर्किट ऐसे बहुत तरीके के बन सकते हैं अलग अलग, बिना ट्रांजिस्टर के भी बन सकता है सर्किट। तो बेसिकली यहाँ पर जो सर्किट बना हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको 5 वोल्ट भी खड़े रह सकते हैं, देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर खड़े हैं अभी 1 वोल्ट, तो ये ट्रांजिस्टर को स्विच करवाएगा। मतलब यहाँ से ये सप्लाई जब ये ऑन होगा तो ये आपस में इसके बीच में रेजिस्टेंस क्रिएट होगी। वो जो रेजिस्टेंस है वो इसके बेस को ज़ीरो कर देगा, क्योंकि इसके दूसरी तरफ ग्राउंड है, और जैसे ज़ीरो करेगा ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। उस समय पुल अप रेजिस्टेंस के थ्रू इसको हाई मिलेगा। मतलब जब ये हाई होगा तब यहाँ हाई आएगा, और जब यहाँ पर लो होगा मतलब इसकी LED ऑफ होगी तो यहाँ पर लो आएगा। समझ गए? क्योंकि ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, पुल अप रजिस्टर के थ्रू इसके बेस पर डायरेक्ट सप्लाई दे दी जाती है। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि अभी ये कपलर जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तो अभी वोल्टेज यहाँ पर जो है कुछ ये बन रहे हैं, और ये देखेंगे ये हल्के हल्के फ्लक्चुएट हो रहे हैं। ठीक है, ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है Q4, यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको करीब 650 मिली वोल्ट 650 मिली वोल्ट यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, जो कि इस ट्रांजिस्टर की रिक्वायरमेंट है। अब इस ट्रांजिस्टर को ये NPN ट्रांजिस्टर है, इसको जब पॉजिटिव मिल रहा है तो ये ऑन हो जाएगा। अब जब ये ऑन होगा तो इसका कलेक्टर ज़ीरो होगा। ज़ीरो क्यों होगा? क्योंकि पुल अप रजिस्टर के थ्रू इसे कलेक्टर पे हाई था, जैसे ही यहाँ पर इसको पॉजिटिव मिला करंट हमारा फ्लो हुआ एमीटर की तरफ, और सर्किट कंप्लीट होते ही ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, और ऑन होने के बाद यहाँ पर जो है ज़ीरो आ गई। तो यहाँ पर अभी देखेंगे आप तो ये हमने ग्राउंड कर दिया, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी वोल्टेज नहीं है। लेकिन जैसे ही इस ट्रांजिस्टर पर ये कपलर जब ऑन होगा, इस ट्रांजिस्टर पर यहाँ पर जैसे ग्राउंड होगा तो इसकी रिक्वायरमेंट थी पॉजिटिव की, अब इसके यहाँ पर ज़ीरो आएगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। जिस समय ऑफ होगा पुल अप रजिस्टर के थ्रू इस कलेक्टर पे वापस हाई हो जाएगा सिग्नल, और वो सिग्नल हाई होते ही MCU को हाई मिलेगा। तो ये सिस्टम जो है सारा, ये आपको डायग्राम के थ्रू समझाना ज़्यादा इजी रहेगा मेरे हिसाब से। अब आप देखिए कि ये मान लेते हैं कि यहाँ से इसने रिसीव कर लिया। अब हमने देखा कि यहाँ से सिग्नल आ रहा है एक, ठीक है, और ये फ्लक्चुएट हो रहा है। इसका मतलब इसका जो इंडोर है, तो इंडोर को भी एक बार यहाँ पर ले आते हैं हम लोग। ये इसका इंडोर है जी, इसको यहाँ पर रख लेते हैं, कुछ लगा लेते हैं नीचे ताकि किसी प्रकार का जो शॉर्ट सर्किट है वो ना हो यहाँ पर। तो ये आप देखेंगे। अब सबसे पहले वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर उसके एमीटर और कलेक्टर पे कैथोड और एनोड पे सप्लाई फ्लक्चुएट हो रही थी कुछ मिली वोल्ट्स। तो यहाँ पर मल्टीमीटर हमारा रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। इसको थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है इसमें जो ग्लास लगा है उसकी वजह से। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो कपलर है इसका एनोड है, ये मतलब MCU की तरफ है, तो ये TX करेगा। तो यहाँ पर सिग्नल भेजेंगे, देख सकते हैं ये बार बार हेलो बोल रहा है। अब क्योंकि इंडोर से तो हमारे पास कोई सिग्नल, आउटडोर से कोई सिग्नल रिसीव नहीं हो रहा है, ये हेलो जो है ये इसको भेज रहा है, बट ये सुन नहीं रहा है, या ये सुन रहा है तो ये इसको रिप्लाई नहीं कर रहा है। अब देखेंगे कि ये इसको रिप्लाई कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मल्टीमीटर रख लेते हैं,
तो मान लेते हैं इसने यहाँ से सुन लिया, अब ये रिप्लाई करेगा इसका यहाँ से। तो ये इसकी एनोड और कैथोड है एमसीयू की तरफ से, तो ये TX हो गई। अब यहाँ पर आप देखोगे तो किसी प्रकार का कोई भी वोल्टेज जो है वो नहीं है, जबकि इस कपलर की रिक्वायरमेंट है कि इसको 1.1 वोल्ट या 1.5 वोल्ट के आसपास इसको सप्लाई चाहिए, जो कि इसको नहीं मिल रही है। तो हमें क्या चेक करना है, ये कपलर कब ऑन होगा, जब ये इसको सिग्नल देगा। और ये सिग्नल डायरेक्ट तो इसको देगा नहीं, पहले ये देगा ट्रांजिस्टर को। अब यहाँ पर जो है इसके एनोड पर, ये इसका एनोड है, यहाँ पर हम सप्लाई देखेंगे इस पर तो 3.3 वोल्ट, मतलब इसका एनोड को ऑलरेडी जो है वो पॉजिटिव मिल रहा है। अब जब इसके एनोड को पॉजिटिव मिल रहा है तो ये पॉजिटिव यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि हमारा जो एलईडी है वो इंटरनल फॉरवर्ड बायस हो गया है। तो ये जो सप्लाई है ये 3.3 वोल्ट सप्लाई यहाँ से घूम के गई यहाँ पर और इसके कलेक्टर पे खड़ी होगी, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर मुझे दिख रहा है लगा हुआ, ये इसके कलेक्टर पे खड़ी हुई है। आप या तो ये समझ लीजिए, देखिए दो चीज़ें होती है, एक तो फंडामेंटल वर्किंग की बात की जाए, एक थ्योरी की बात की जाए। तो ज़्यादातर लोगों को थ्योरी कम समझ में आती है, तो हम फंडामेंटल की बात करते हैं। यहाँ पर इस कपलर को पॉजिटिव मिल रहा है 3.3, अब इसको इसकी कैथोड जो है वहाँ पर ग्राउंड चाहिए या नेगेटिव चाहिए। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि इसके एमिटर यहाँ पर इसको ग्राउंड देना है, क्योंकि हमारे दूसरी तरफ ग्राउंड सप्लाई होगी, नेगेटिव तो होगा नहीं। तो यहाँ पर इसको सप्लाई देने के लिए ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। अब क्योंकि हमें कंट्रोल करना है नेगेटिव, तो हम लोग NPN ट्रांजिस्टर का यूज़ करेंगे। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हो गई थ्योरी की बात। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो थर्ड नंबर पिन है ये इसकी एमीटर है। अब एमीटर जो पिन है इसकी, ये यहाँ पर हो गई ग्राउंड। अब जब इसके बेस, ये पहली पिन इसकी बेस है, ये ऊपर वाले कलेक्टर है, जब इसके बेस पे पॉजिटिव सप्लाई आएगी या सिग्नल आएगा एमसीयू से, ये जो सिग्नल यहाँ से यहाँ पर आया है वो इसको स्विच करवाएगा इस कपलर को। जितनी बार सिग्नल आया, जितनी बार हाई होगा उतनी बार इसके एलईडी को हाई करेगा, और इसके रेफरेंस में जो है आपको वहाँ पर भी हाई सिग्नल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि इस कपलर के बेस पे हमें चेक करना सप्लाई मिल रही है क्या। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, E1 का एरर तो आप देख रहे हैं इसमें आ ही चुका है। अब हम लोग बैंक पे इस सीरियल कम्युनिकेशन के वायर पे और न्यूट्रल पे सप्लाई चेक करेंगे, तो ये 2.2 वोल्ट और ये फ्लक्चुएट हो रहे हैं, मतलब बात करने की कोशिश हो रही है पर हो नहीं पा रही है। तो अब क्योंकि इंडोर से सिग्नल आ रहा है, और ये यहाँ पर देखिए होता क्या है कि इसका RX TX पॉइंट खोजना है आपको, इसका RX TX। तो इसका जो TX पॉइंट है, इसका जो TX पॉइंट होगा वो इसका बेस हो जाएगा, इसका जो RX पॉइंट हो जाएगा वो इसका कलेक्टर हो जाएगा दूसरे ट्रांजिस्टर का। मैं समझ सकता हूँ कि कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकल और जो हमारी थ्योरिकल ट्रेनिंग होती है उसके अंदर हम काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे, क्योंकि ये डायग्राम पे समझना, पहले आपको पूरा कंपोनेंट समझाया जाएगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें समझाई जाती है, तो काफ़ी अच्छा जो है वो समझ में आता है। ये वीडियो उनके लिए ये जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस चीज़ का, और जो हमारा एक्सपीरियंस होता है हम यहाँ पर शेयर करते हैं आपके साथ। अभी मेरे हिसाब से ये जो आपका ट्रांजिस्टर है ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि आप देखेंगे इसके, ये इसका एमीटर है, ये इसका कलेक्टर है, यहाँ पे 2.6 कर रहे हैं और ये यहाँ पे भी आ गए। तो ये तरीका नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है इंटरनली फॉरवर्ड बायस हो गया है, कलेक्टर पे जो खड़ा है वो एमीटर की तरफ, बेस की तरफ आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए आपका। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सप्लाई निकालेंगे और इसका जो कैप्चर है इसको हम डिस्चार्ज करेंगे। एक चीज़ और है, कैप्चर को डिस्चार्ज करने के लिए इस तरीके का बल्ब का आप यूज़ करें, 10 वाट का। बड़े बल्ब का यूज़ नहीं करें, क्योंकि वो पूरा डिस्चार्ज नहीं कर पाता है कैप्चर को। ये छोटा वाला आप यूज़ करें, 10 वाट का, अच्छा है काफ़ी डिस्चार्ज करने के लिए। अब हम इस कपलर को चेक करेंगे, इस ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे।
कपलर तो हमारा ठीक है क्योंकि सप्लाई फॉरवर्ड बायस हो गई थी। फिर भी चेक कर लेते हैं, एनोड पे एनोड, कैथोड पे कैथोड रखेंगे तो ये आपको जो ड्रॉप दिखा रहा है ये एलईडी के वोल्टेज ड्रॉप हैं। ये ट्रांजिस्टर हमारा क्योंकि NPN है तो इसके बेस पे हमने पॉजिटिव रख दिया है, ये N, ये N। अब आप देखेंगे ये कुछ अलग दिखा रहा है। अब इसको चेक करेंगे, ये इसका बेस है, ये देख सकते हैं यहाँ पर एक इसकी रीडिंग आ गई है और यहाँ पर एक रीडिंग आ गई है, मतलब ये ट्रांजिस्टर ठीक है। और ये जो ट्रांजिस्टर हमारा लगा हुआ है इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला काम मुझे लगता है प्रॉब्लम जो है वो यहीं से है, इसको ट्रांजिस्टर को हम चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स जो है वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो HN इसका जो कोड है ये आप नेट पे सर्च कर लीजिए, क्योंकि SMD जो कोड होते हैं वो आपको नेट से पता चल जाएगा। बाकी तो इसके एमीटर पे ग्राउंड है, इसका मतलब ये जो है एक NPN ट्रांजिस्टर होगा। तो हम इसको यहाँ से निकालेंगे। तो ये ट्रांजिस्टर जो है हमने निकाल लिया यहाँ पर, और इसको जो है इसकी एक लेग जो है वो टूट गई है, ये टूट गई है इसकी एक लेग यहाँ पर, ये देख सकते हैं। तो इसको तो रखते हैं साइड में, और यहाँ पर जो है एक दूसरा NPN ट्रांजिस्टर हम लोग लगाएंगे। तो दूसरा NPN ट्रांजिस्टर जो है, अब हमारे पास ये नंबर तो है नहीं, हम नॉर्मल जो है यहाँ पर ये देख सकते हैं 8050J3Y दूसरा NPN ट्रांजिस्टर ये वाला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमने इसका ट्रांजिस्टर लगा दिया है। इसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे यहाँ से। ये मल्टीमीटर को रखेंगे इस जगह पर, ये इसका बेस है जो कि पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक रीडिंग आ गई है और यहाँ पे भी आ गई है। ये ट्रांजिस्टर हमारा ठीक है। ट्रांजिस्टर जैसी चीज़ों को जो कि करंट कंट्रोल डिवाइस होते हैं उनको हमें जब ये हीट होते हैं तो इनको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये ख़राब और हो सकते हैं। अब हम इसको डायोड मोड पे रख के एक बार दोबारा चेक करेंगे। देखिए इस तरीके से। तो ये अभी जो है यहाँ पर लग तो चुका है, और अब जो है इसको एक बार सप्लाई देंगे और देखेंगे जो ये पहले TX नहीं कर पा रहा था, मतलब सिग्नल भेज नहीं पा रहा था, वो अब भेज रहा है कि नहीं। तो मल्टीमीटर को हम ऑन ही रखेंगे। ये मैंने ऑन कर दिया है। 24 डिग्री टेम्परेचर जो आ चुका है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये यहाँ से इसके बेस पे सिग्नल है क्या। अभी इसका जो आउटडोर है ये रिले इसकी ऑन नहीं हुई है, इंडोर से ऑन हो जाएगी, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे। अभी इसकी रिले जो है वो ऑन हो गई है, लाइट आ चुकी है यहाँ पर। इसके बेस पे सिग्नल चेक करेंगे।
तो देख रहे हैं 700 मिली वोल्ट के आसपास जो है ये फ्लक्चुएट हो रहा है। अब इसके जैसे ही पॉजिटिव सिग्नल यहाँ पे आएगा ये कपलर भी हाई होगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है 1.1 वोल्ट के आसपास वो यहाँ पर फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब ये भी सिग्नल भेज भी रहा है। अब हम इसके RX वाले पॉइंट पे सिग्नल चेक करेंगे, जहाँ पर पहले 1.1 वोल्ट खड़े थे वो यहाँ पर आप देखोगे तो अभी फ्लक्चुएट हो रहे हैं। जिस समय ये कपलर ऑन हो रहा है यहाँ पर हमें 84 मिली वोल्ट मिल रहे हैं, जिस समय ऑफ़ हो रहा है ये 700 मिली वोल्ट मिल रहे हैं। तो ये जो सर्किट है अभी जिस समय ये कपलर हाई हो जाएगा हमारा, मतलब इसकी LED ऑन हो जाएगी, तो यहाँ पर जो कलेक्टर पे हाई होगा, कलेक्टर मतलब समझ लीजिए ग्राउंड हो जाएगा, एक तरीके से इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट होगी, शॉर्ट हो जाएगा, ये ट्रांजिस्टर आपका जो है ये ऑफ़ हो जाएगा। जिस समय ऑफ़ होगा इसका कलेक्टर पुल अप रेजिस्टेंस के थ्रू 3.3 वोल्ट से हाई रहेगा। तो इसको हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर कलेक्टर पे, तो देखिए 3.3 वोल्ट के थ्रू हाई है। जैसे ही आपका ये ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है, क्योंकि इसके पुलअप पे भी, इसके बेस पे पुलअप रेजिस्टेंस के थ्रू भी पॉजिटिव छोड़ा जाएगा, तो ये इस तरीके से यहाँ पर फ्लक्चुएट कर रहा है। अभी मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन तो इसका हो चुका है। एक बार हम लोग जो हमारे ये वाले बैंक वाले वोल्टेज है मेन, वो चेक करेंगे कम्युनिकेशन के और न्यूट्रल के बीच में। तो आप देखेंगे करीब 50 वोल्ट के आसपास जो है ये फ्लक्चुएट हो रहा है, हाईएस्ट 50 वोल्ट के आसपास। ये आपको DSO में पूरा इसका विड्थ दिखेगा 58 वोल्ट का। तो इस तरीके से जो है ये बोर्ड आई थिंक रिपेयर हो चुका है। अब हम वेट करेंगे इसके स्टार्ट होने का, क्योंकि 3 मिनट बाद स्टार्ट होगा। आप वैसे जल्दी भी स्टार्ट कर सकते हैं, इंडोर से इसको बंद करेंगे और सप्लाई निकाल के कैप्चर को डिस्चार्ज करके दोबारा ऑन करेंगे तो ये तुरंत भी स्टार्ट हो जाएगा। तो हम वेट कर लेते हैं कंप्रेसर स्टार्ट होने का। इसको यहाँ पर रख लेते हैं ताकि अगर कोई एरर हो तो यहाँ पर दिख जाए हमें। इसकी आउटडोर की रिले तो स्टार्ट हो चुकी है फ़ैन की आई थिंक, क्योंकि इसमें AC मोटर है। कंप्रेसर भी इसका स्टार्ट हो गया है, आपको आवाज़ आ रही होगी। कंप्रेसर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, इट मीन्स इसका जो कम्युनिकेशन का सर्किट है वो रिपेयर हो चुका है। तो इसको हम ज़्यादा देर चलाएंगे नहीं, इसको हम लोग इंडोर से यहाँ से बंद कर देते हैं। ये मैंने बंद कर दिया है, कंप्रेसर इसका बंद हो गया है। तो आपने देखा इस तरीके से जो ये बोर्ड था हमने रिपेयर किया। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसमें कि कम्युनिकेशन का एरर है, तो आपको सबसे पहले ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इंडोर में प्रॉब्लम है या आपका आउटडोर में प्रॉब्लम है। तो हमने जस्टिफाई किया कि इंडोर सिग्नल भेज रहा है बट आउटडोर उसको रिसीव कर रहा है, लेकिन उसको ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा है जो भी है। तो ट्रांसमिट का इसका जो प्रॉब्लम था वो यहाँ पर था। तो इस तरीके से ये बोर्ड जो है अब रिपेयर हो गया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं एक प्रॉपर वीडियो डायग्राम के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा अगर मेरे पास दोबारा कभी ये फॉल्ट आएगा तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।